सेक्टोल में तो हो ही है बैलेंस शीट। बेनिफिट से उसमें थ्योरी वर्जन में था ना। फायदा है एक्सेल पढ़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा था पर आपने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। इसलिए जाना भाई। कब पढ़ा हूँ? नहीं वो आपने 21 दिन का 1 महीने का नहीं दिया था एक्सेल का, फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट मांगा 12 दिन का था, ज्यादा दिन। 12 दिन का, 21 दिन तो तो होल्डिंग वो कर सकते हैं। किया अमन सर को मैसेज पर डाला सर्टिफिकेट पर वो क्या नाम से था बड़ा, क्या नाम से था? पूरा नाम? तो कौशिक सर भी वो क्या रिलेटिव हो गए फिर? हाँ, क्यों? रिलेटिव मतलब उन्होंने बिठाया था कि सर ने? तो एक ही दिन बिठाया था उसने? ठीक है ना, एक दिन बिठाया था उन्होंने। तो फिर मैंने जाकर के बोला था उनको कि दोबारा से बाकी बीच में मत बिठाना किसी को, गया है ना। तो एक ही दिन हम बैठे थे ऐसे सर्टिफिकेट। अरे बहुत से लोग हो गया, उन्होंने हमको पूरी लिस्ट भेजी है। नाम लेंगे ना आप। नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक्सेल एक बार आप स्टार्ट कर दो ना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप 2-3 बार अटेंड कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम भी अटेंड कर लेते हो, बट कॉलेजेस में तो आप 12 दिन की ट्रेनिंग है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को 2 दिन या 3 दिन बाद बिठा रहे हो, कोई भी तुम्हारे जगह और कोई भी होता, 3 दिन बाद जब मेन कंसेप्ट ही खत्म हो चुके हैं, उसके बाद में कोई बच्चा आकर के बैठ रहा है केवल सर्टिफिकेट पर्पज से, तो फिर अपन हमारी तरफ से हम सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते ना भाई, वैल्यू क्या रहेगी। वो जिन लोगों ने फुल अटेंड किया हुआ है, जिनकी अटेंडेंस 90% प्लस थी, जिन लोगों ने एक्सेल टेस्ट दिए ना, उन लोगों को मिला है। ऐसा यहाँ मिला है उनको सर्टिफिकेट एक्सेल का, ठीक है। एक्सेल का मिलेगा ना, जो जो वर्कशॉप होंगे सभी के मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी मिलेगा लास्ट में, मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद। ऑनलाइन में सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया 8। हाँ, तरुण, कार्तिक, आप लोगों के वीडियोस ऑन करो सभी के, आकांक्षा। वॉइस क्लियर है सभी का मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बैलेंस शीट पढ़ी आप लोगों ने सभी ने? क्या पढ़ा बैलेंस शीट में? और पोजीशन बताता है। क्या पता थी? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं कंपनी की। एंड आशी ने ज्वाइन किया क्या, आर्ची के नाम से? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको यार, आप लोग सिस्टम। हेलो, वॉइस क्यों नहीं आ रही है? आप में से कोई कुछ बोलो। तरुण? ओके, ठीक है। वॉइस आपको आ रही है ऑनलाइन वालों को मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो बताओ बैलेंस शीट में क्या, बैलेंस शीट क्या बताता है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या कंपनी क्या बता रहा, फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखो कंपनी की बैलेंस शीट जो है ना, ठीक है, उसका उसका इक्वेशन क्या है? टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। मतलब बेसिकली असेट्स जो है, असेट्स आर फाइनेंस्ड, ठीक है, असेट्स आर फाइनेंस, असेट्स को फाइनेंस किया हुआ है थ्रू लाइबिलिटीज, जिसमें बोरोइंग्स हो गया आपका, लोन्स के थ्रू फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। लोन्स, पैसा कहाँ से मिलता है आपको? लोन्स के थ्रू फाइनेंस किया होगा, बोरोइंग्स के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या बॉन्ड्स इशू किए होंगे, ठीक है। प्लस ऑनर्स इक्विटी, या तो खुद का पैसा लगाया होगा, ठीक है। दो तरीके से फाइनेंस होती है असेट्स सारी की सारी। एंड असेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि असेट्स आर व्हाट, असेट्स आर, असेट्स गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। बट असेट्स है क्या, मैं बताया ना स्टार्टिंग में आप लोग। इट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड। असेट्स क्या है? वो एक्सपेंसेस जिसका हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। assets assets are एक्सपेंसेस दैट
will give their future benefit in future like that, ऐसा ही कुछ आपने बताया था। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, फिर समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। तुम्हारे सब लोगों ने कर लिया, यहाँ पर 4 लोग हैं केवल। तरुण है, हेलो। अरे कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, देख तो फिर लंच कर रहे हैं कौन के। हेलो। अरे कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एक बार देखो फ्रेंड्स। हेलो। तो अभी असेट्स असेट्स क्या होता है, असेट्स बेसिकली हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, ठीक है। बस असेट्स असेट्स आर व्हाट, असेट्स आर एक्सपेंसेस होंगे। आशियो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, सीएफए के लिए जिन लोगों ने सीएफए बस उसकी बेनिफिट है ना उसको। उसके बाद बाकी लोग, बाकी भी और 2-3 लोग नहीं है। अंजलि नहीं, और जगांशन को कर लिया। शुभम को बोलो, बोलो फटाफट ज्वाइन करने का, ठीक है, छूट जाएगा। तो assets gives us basically future economic benefit, but assets are what? Assets are expenses only, ठीक है। assets expenses भी होते हैं, मतलब आप प्लांट मशीनरी है क्या, खर्चे ही तो है, ठीक है। आपके इन्वेंट्रीज क्या है, खर्चे ही एक्सपेंसेस ही हैं। बट वो एक्सपेंसेस हमको कब बेनिफिट देंगे, जब बेनिफिट, ऐसा भी सैलरी है, सैलरी से बेनिफिट मिल चुका है आपको, ठीक है, तो सैलरी आपने तुरंत दे दी। लेकिन सैलरी अगर आपने, मैंने एग्जांपल लिया था आप लोगों को कि सैलरी अगर आपने एडवांस में दी है, तो सैलरी से एक बेनिफिट मिल गया क्या, नहीं, कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो मीनवाइल अपन उसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट कब देंगे, फ्यूचर। असेट्स आर नथिंग बट डिफरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होंगे। डिफरमेंट मतलब एक्सपेंसेस का क्या ले लिया आपने, डिफरमेंट ले लिया, जो आपको फ्यूचर में जब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जब फ्यूचर में जब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जिन जिन से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते जाता है, उनको हम लोग क्या करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएशन के नाम से राइट ऑफ करते हैं ना, कि उससे इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है, राइट ऑफ कर देते हैं। तो जिन जिन से इतना इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, उसको क्या करते जाते हैं हम लोग, राइट ऑफ करते जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और एक्चुअल में करना भी वैसे ही चाहिए, ज्यादा अमाउंट राइट ऑफ कर दोगे तो मैनिपुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी बताया था स्टार्टिंग में आप लोगों को कि प्लांट एंड मशीनरी है, 1 लाख रुपए की खरीदी आपने, पहले साल ही अगर आप दिखा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। पहले साल ही 1 लाख लेकिन अगले साल से क्या होगा, अगले साल से आप कुछ दिखा नहीं पाओगे, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट। कायदे से क्या होना चाहिए, जितना इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते जा रहा है, जैसे 1 लाख की मशीनरी है, पहले साल अगर 10,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है, तो आपको कितना शो करना चाहिए, 10,000। दूसरा साल अगर आप 10,000 का आपने यूज किया, उसके अगेंस्ट में इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, तो आपको वो चीज शो करनी चाहिए। तो आपको हर साल थोड़ा थोड़ा शो करना चाहिए ना, क्योंकि इकोनॉमिक मशीन की उसकी लाइफ 10 साल की, तो 10 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट देगी ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलोकेट कर देते हैं। टोटल एक्सपेंसेस 1 लाख का है, लेकिन हम लोग उसको अलोकेट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अलोकेशन के लिए देयर आर सम मेथड्स, डेप्रिसिएशन के एलोकेशन के लिए देयर आर सम मेथड्स। कौन कौन सी होती है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होती है, डबल डिक्लाइनिंग होती है, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होती है। देयर आर 4 मेथड्स। स्ट्रेट लाइन में आप एक जैसा अलोकेट कर रहे हो, डिमिनिशिंग में आप हर साल थोड़ा थोड़ा कम करके अलोकेट कर रहे हो, डबल डिक्लाइनिंग में आप पहले साल डबल एलोकेट कर रहे हो, दूसरे साल थोड़ा डबल डबल एलोकेट कर रहे हो लेकिन थोड़ा कम। जैसे अगर डेप 10,000 का लगना चाहिए, तो अपन कितना लगा रहे हैं, 20,000। दूसरा डेप लगना चाहिए 5,000 का, अपन लगा रहे हैं 10,000, तो हम डबल एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोकेट। प्रिंटर का एग्जांपल लिया था कि अगर 5,000 रुपये का प्रिंटर प्रिंटर है, 5,000 रुपीज का अगर प्रिंटर है आपका, और अगर 5,000 प्रिंट निकालेगा, और पहले साल आपने 1,000 प्रिंट ही निकाले हैं, तो आपको कितना शो करना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं, देयर आर मेथड्स।
ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होती हैं there। और अगर आप एक साथ में 1 लाख रुपीज शो कर दोगे तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है, अनलेस कंपनी बहुत ज़्यादा या कोई इसके ऊपर अगेंस्ट में कंपनी ने कुछ मैचिंग प्रिंसिपल्स का इसको फॉलो नहीं किया हुआ है, इस टाइप से कोई रिपोर्ट नहीं करता है, जब तक तो कोई शो करने वाला है ही ना, जब तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती फाइनली आपकी, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो फिर पकड़ा गए वाली बात रहती है। तो जब तक नहीं रिपोर्ट कराने चल रहा है प्रॉपर तरीके से। सो एक्चुअल में होता क्या है कि जितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिला उतना हमको क्या करना चाहिए, उसी के प्रोपोर्शन में चार्ज करना चाहिए। द बेस्ट मेथड इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड असेट एक्सपेंसेस को एलोकेट करने की। बट अगर आप ऐसे आप इस तरह से एलोकेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर 3 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। टोटल असेट्स को हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर देते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, क्लियर है, सब समझ में आ गई सभी ना। होता क्या है, बैलेंस शीट क्या है बेसिकली। तो बैलेंस शीट ये हम लोग करेंगे ना, अब हम लोग एक्सेल में करेंगे सब चीज़ डिटेल में। और एक्सेल में क्या बोल रहा हूँ, तो पीएनएल में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को जब आपका स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या है समझते हो, तो बैलेंस शीट बेसिकली, बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर करते हो दैट इज एज ऑन डेट, उस पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हो। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट क्या एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताती है क्या, तो नहीं बताती। क्यों नहीं बताती, सबसे पहली चीज तो आप जिस समय प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है और आप जब एनालाइज कर रहे हो उसको, दोनों की रेट में डिफरेंस है। ठीक है, आप एनालाइज कर रहे हो 10 लेट्स से सितंबर में या अक्टूबर में, जब तक तो उसके बैलेंसेस में चेंजेस आ गए होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। पता चला कोई पर्टिकुलर प्लांट कंपनी के पास में था, उसने सिचुएशन ऐसी कंपनी की वर्स्ट हो गई कि उसने उसको सेल कर दिया, तो जिस डेट को बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई उस डेट को तो वो था, लेकिन उसके बाद में है क्या अवेलेबल, नहीं। तो उसको सेल कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो उससे इकोनॉमिक सेल कर दिया है तो वो अब तो इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है ना फ्यूचर में, समझ में आया। तो बैलेंस शीट बेसिकली, और उसके बाद में क्या है दूसरी चीज, फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि बैलेंस शीट में सारे की सारे असेट्स को और लाइबिलिटीज को हम लोग अलग अलग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, अलग अलग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। जैसे जैसे अगर आप बात करते हो, देयर आर 2 मेथड्स, एक होती है आपकी, 2 मॉडल्स हम लोग फॉलो करते हैं, एक होता है आपका कॉस्ट मॉडल और दूसरा होता है आपका रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, कॉस्ट मॉडल में आप क्या करते हो, असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हो, ठीक है, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे शो करते हो, दैट इज कॉस्ट मॉडल। ठीक है, एक होता है आपका रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या होता है कि असेट्स को आप रीवैल्यू कर सकते हो। रीवैल्यू कैसे करते हैं बाद में समझेंगे, बट रीवैल्यू कर सकते हो। अब कुछ असेट्स को आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर रखा है, कुछ असेट्स को आपने रीवैल्यू कर रखा है, फेयर वैल्यू पे शो कर रखा है, कुछ असेट्स को आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे शो कर रखा है, कुछ असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर रखा है, पुराने पे जितने में खरीदा था आपने। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड ये बोलते हैं, अब जैसे लैंड परचेज किया आपने, अब लैंड आपने परचेज किया मान लो 1 CR में, तो आपने खरीदा कितने में उसको, 1 CR में। स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि जितना पेमेंट आपने किया है या जितना पेमेंट आप करने वाले हो, या तो आपने पेमेंट कर दिया या पेमेंट करने वाले हो, उतना ही अमाउंट क्या करना है आपको शो करना है बैलेंस शीट। अब पेमेंट करने ही नहीं वाले हो या आपने किया ही नहीं तो फिर उसको शो करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने 1 करोड़ की लैंड खरीदी, आज का वैल्यूएशन उसका 5 करोड़ का हो गया, तो आपने 5 करोड़ पेमेंट किया है क्या, कितना पेमेंट किया आपने, तो आप कितना दिखाओगे, 1 CR। ठीक है, अब अगर आपने वो लैंड सेल कर दी 5 CR के आसपास, तो 5 CR शो कर सकते हैं, लेकिन वो कौन शो करेगा, जिसको बेची है वो उसने कितना में खरीदी, 5 CR। और आप 5 करोड़ में बेच करके 4 करोड़ का क्या कर दो, कैपिटल गेन दिखाओ। ठीक है, तो आप कैपिटल गेन और कैश अमाउंट उतना अमाउंट से क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, लेकिन आपने कितने में खरीदी, 1 CR में, तो आप कितना का दिखाओगे, 1 CR के आसपास दिखा दो। स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि, और कॉमन सेंस भी यही बोलेगा ना, स्टैंडर्ड तो बाद में बना है, कॉमन सेंस भी यही बोलता है भैया आपने जब उसके लिए इतना पेमेंट किया ही नहीं है या आपको पेमेंट मिला ही नहीं है तो शो करने की जरूरत नहीं है ना, जब मिल जाएगा तब शो करना है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंपनी का वैल्यूएशन करने जाएंगे तो हम तो यही देखेंगे ना कि आपके पास में जो 1 CR की लैंड है उसका प्राइसिंग कितना हो गया है, 5 CR। तो ऑब्वियस बात है सामने वाला बंदा उसको 1 CR की लैंड का 1 CR पेमेंट नहीं करेगा कि आपने 1 CR दिया था तो उतने 5 CR ही पेमेंट करेगा ना, कि उसका आज का वैल्यूएशन कितना है, जब करेंगे जबकि आप सोचेंगे। बट अभी बुक्स में क्या दिखाना, तो बुक्स में तो 1 CR ही दिखाएंगे ना। स्टैंडर्ड से बोलते हैं इतना पेमेंट आपने कर दिया है या आप करने वाले हो, मतलब आपने या तो प्रीपे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर क्या है,
आउटस्टैंडिंग, सॉरी, आउटस्टैंडिंग है पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो प्रीपे कर दिया, पहले से पेमेंट कर दिया, ये आउटस्टैंडिंग है, इतना है उतना ही करो, उसके अलावा शो नहीं कर सकते। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो डिफरेंट वैल्यूज का मिक्सचर है, सारे एसेट्स को आप अलग अलग कॉस्ट पे शो करते हो, इसलिए यू कैन नॉट से कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का मिक्सचर है। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, वो खैर इससे वो नहीं है, दैट थ्री टर्म्स, एक होता है आपका बुक वैल्यू, दूसरा होता है आपका मार्केट वैल्यू, और थर्ड होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जो बुक्स के अंदर जो दे रखी है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, किया आपने तो नेट वर्थ निकल गई, डिवाइड बाय टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, तो जो वैल्यू निकल करके आई है पर शेयर बेसिस, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर। कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है, मतलब जो अभी मार्केट में है, टाटा मोटर्स के मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो पता लगा 670 रुपीज पर शेयर, ठीक है। जो भी उसका प्राइसिंग चल रहा है दैट इज मार्केट वैल्यू, बुक के अंदर जो बुक्स के हिसाब से डिटरमाइन हो रही है। एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब ये मॉडलिंग के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कीपिंग कंपनी के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन, कंपनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब बट इसके अंदर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, फंडामेंटल वैल्यू निकलती है, ये एक्चुअल में बेस्ड होती है फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, फ्यूचर असेट्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। फ्यूचर असेट्स के ऊपर बेस्ड होती है, इन द सेंस फ्यूचर असेट्स मतलब क्या होता है, फ्यूचर असेट्स का मतलब ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, ठीक है। एक होती है अकाउंटिंग बैलेंस शीट, एक होती है आपकी इकोनॉमिक बैलेंस शीट, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैलेंस शीट जो फ्यूचर में जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है उसको कंसिडरेशन में रख करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि आज की तारीख में कंपनी की बैलेंस शीट का क्या पोजीशन, मतलब कंपनी की पोजीशन क्या होना चाहिए, कंपनी फ्यूचर में कितना असेट्स का इन्वेस्टमेंट करने वाली, कंपनी फ्यूचर में कौन कौन से असेट्स खरीदने वाली, उसके ऊपर चीजें डिटरमाइन। आज की तारीख में कंपनी का वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, फ्यूचर के ऊपर होना चाहिए ना। फ्यूचर में कंपनी क्या बैलेंस शीट ओन करने, कंपनी क्या असेट्स ओन करने वाली है। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम एक प्लांट खरीदने वाले हैं, प्लांट स्टेब्लिश करने वाले हैं। फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम एक बिल्डिंग परचेस करने वाले हैं जो अभी सेल्फ ओन नहीं है, अभी रेंटेड है, तो हम फ्यूचर में बिल्डिंग परचेस कर लेंगे। फ्यूचर में हम लोगों का क्या प्लान है, तो फ्यूचर के ऊपर जो हम आज की तारीख में कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जनरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक बैलेंस शीट, जो हम मॉडलिंग में करने वाले हैं, फ्यूचर के एस्टिमेशन करेंगे ही ना, दैट इज इकोनॉमिक बैलेंस शीट। अकाउंटिंग बैलेंस शीट मतलब जो अभी आप रेडी कर रहे हो, अकाउंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेडी है, दैट इज अकाउंटिंग बैलेंस शीट, ठीक है। फ्यूचर के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक बैलेंस शीट। तो बेसिकली आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलती है, कंपनी की जो फंडामेंटल वैल्यू निकलती है, वो एक्चुअल में कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है, फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों में तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि कंपनी की जो अभी की जो पोजीशन है दैट इज फॉर टुडे ओनली, आज की तारीख में कंपनी क्या पोजीशन है एज ऑन डेट, जिस डेट पे वो बैलेंस शीट बनी है, ठीक है। और उसके बावजूद वो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करती। कंपनी का जो राइट साइड है, असेट साइड, ठीक है, असेट साइड मतलब वो है कंपनी का कैपिटल बजटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होता है, कौन सा साइड है लेफ्ट साइड, जो लाइबिलिटी साइड है, दैट इज सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। पैसा कहाँ से आया है, वो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल शो करता है, क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहीं से निकलती है पूरी की पूरी आपकी, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या है आपका, कैपिटल बजटिंग, मतलब पैसा वहां से आया है और उस पैसों को आपने बजट किस तरीके से किया हुआ है, बजटिंग इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो बैलेंस शीट जब हम पढ़ते हैं ना कंपनी की, तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कंपनी ने उस पैसे को बजट किस तरह, आपके खुद की बैलेंस शीट बना लो आप। जैसे एग्जांपल के लिए आपको जो सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से आप एक तरीके से आपकी किस टाइप के असेट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। डेप्रिशिएबल असेट्स क्रिएट कर रहे हो आपके पास में, और असेट से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस में काउंट हो जाती है, ठीक है, जिनसे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आप अपनी असेट्स किस तरीके से क्रिएट करो, वैसे कंपनी के साथ में होता है, कंपनी बेसिकली जो पैसा आपसे ले रही है, ठीक है, उस पैसे को यूटिलाइज कैसे कर रही है, कहाँ लगा रही है,
किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये सब चीजें कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट। कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना कि जितने भी बिजनेसेस कोलैप्स हुए हैं, ठीक है, और मैनेजर्स को फायर करने हाँ तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे बताओ मेरे को, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मतलब जो डिसीजन ले सकता है ह्यूमन माइंड, अभी एआई इतना केपेबल थोड़ी है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि आपने कितने मैनेजर्स ऐसे देख लिए जिनको फायर किया हुआ है और उनसे बातचीत हुई है आपकी? सुनने भी नहीं आना चाहिए, अपने को एनालाइज करना है ना, सिंपल सी चीज़। अपने चार वगैरह में तो बताओ क्यों करा? अच्छा तो काम ही कैसा इंटरव्यू पर ना क्वेश्चन। देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरी बात समझना। क्या होता है ना, एक चीज समझो, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, इधर देखो सब लोग। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जैसे एक फिर ऑप्शन दिया, तब, और तब में और अब में क्या डिफरेंस आया है? तो तब में और अब में ये डिफरेंस है कि जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि एक्चुअल में उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, अब बिलीव मी, वो लोग घर से भी अटेंड करते थे ना सेशन। तो एक सबसे बड़ा, जैसे भी बच्चे ऑनलाइन में अटेंड अभी काफी लोग कर रहे हैं, घर पे अगर आपका नेट कनेक्शन नहीं है, या आपके नेट में आप अगर घर से अटेंड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में एक प्रॉपर नेट कनेक्ट, ये दो चीज आपके एसेट्स हैं। क्योंकि आप जॉब भी करोगे, आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो अगर आप नेटवर्क वॉलेटाइल हो रहा है तो आप अटेंड नहीं कर रहे हो, कई बार ग्लिच आ रहा है, कई बार तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपका एक तो नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और घर से आप अटेंड कर रहे हो ना, अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम देती हैं। ठीक है, अभी मैं वर्कआउट करने आता हूँ मॉर्निंग में, तो अपने पुराने स्टूडेंट्स से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मुंबई पुणे की कंपनीज में, तो मिलते हैं मुझको, गर्ल्स कैंडिडेट भी मिलती हैं, मतलब अभी आज भी दो तीन लोग मिले थे। तो उन लोगों का ऐसा था कि सर हम घर से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, घर से भी अटेंड कर रहे हैं तो जॉब तो कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, फायरिंग तो हुई नहीं उन लोगों की भी, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन लोगों को फायर किया है कंपनी, अभी अभी किया है, अब जा करके किया। तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप कॉर्पोरेट्स में एंटर कर गए ना, तो कॉर्पोरेट के रिक्विजिट्स के हिसाब से आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सिंपल, ये सब आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो एआई जॉब नहीं खा रहा है, आप एआई को जिस तरीके से सीखना चाहिए उस तरीके से सीख नहीं पा रहे। तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। डिसीजन, मैंने तो अभी एक रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी उसके अंदर, तो उसमें रील में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर सारे काम एआई कर लेगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसमें एक चीज एक्सप्लेन की है कि आपको डिसीजन मेकिंग जॉब रोल्स के अंदर एंटर करना है, तो उस लेवल पे अपना पोटेंशियल भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में पूरा डेटा आ गया निकल कर, ठीक है, मॉडलिंग होकर के नहीं आएगी, डेटा निकल करके आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, उसके डेटा के टूल्स भी मैंने आप लोगों को बता दी किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हो। अब आपके सामने पूरा कैलकुलेशन होकर के आ गया, बट आपको ये नहीं पता, मैं बैलेंस शीट बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बैलेंस शीट के अंदर किसी कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट है क्या, आपको पता ही नहीं है, तो आप कोई डिसीजन ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। आपके सामने पूरा रिजल्ट निकल करके आ गया, इस कंपनी का पी ये है, ये है, ये सब चीजें आ गई आपके पास में। आपको उसको क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि करेक्ट निकला ही नहीं निकला है। अभी तक आप लोगों ने एआई का यूज किया हो अगर, सपोज, तो फाइनेंस के अंदर या आप लोग करते भी होंगे, तो आप डेटा निकाल के देखो। चैट जीपी, मैं तो खुद बोलता हूँ चैट जीपीटी पे जाओ, आपकी कंपनी का बोलो कि मेरी कंपनी का मॉडल रेडी करके दो, दे रहा है क्या रेडी करके? नहीं देगा। सबसे पहली चीज, वो डेटा रेडी करके देगा नहीं, क्योंकि कंपनी की बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो बहुत प्राइवेट होती है, जो इन्वेस्टर्स उससे डिमांड करते हैं, तब जाकर के वो उनको प्रोवाइड की जाती है। अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ, आने वाले 4-5 साल में तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी ऐसी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन भी वो कलेक्ट करेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली करना ही है उसको भी। लेकिन
कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, वो एकदम से निकाली नहीं जा सकती। तो वो अभी ऑनलाइन पोर्टल पे इस तरीके से बहुत इजीली अवेलेबल नहीं, सबसे पहली चीज, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो 100% आएंगे आएंगे, 100% आएंगे। दूसरा, अगर इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है, तो अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है उसको स्टडी करने, तो इन्फॉर्मेशन का ऐसा कोई सेंस नहीं, कोई यूज ही नहीं है ना। शेयर मार्केट में क्या पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे? क्या होते थे, बट पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी। आपकी से बीच में एक ऐसा सिचुएशन आई जबकि इन्फॉर्मेशन बहुत होने लग गई, तो हमको हमारे काम की कौन सी वो निकालना पड़ती थी। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में स्क्रूटनाइज होकर के अवेलेबल है। तो जहां आप एक मॉडल या एक डिसीजन मेकिंग ले पाते थे 3-4 महीने के एनालिसिस पे, अब वो एनालिसिस कम होकर के मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 दिन या 10 दिन पर अटक जाएगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, किसी कंपनी के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए लोग अवेलेबल, जो क्या करते थे, आपका डेटा पंच करके, जैसे एसएनपी ऐसी कंपनी थी ना, एसएनपी जूनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल पे रिक्रूट करती थी, DR1 DR2 पे रिक्रूट करती थी, डेटा रिसर्चर 1 और 2 पर। तो DR1 के ऊपर लोग रिक्रूट करते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा पंचिंग का काम कराते थे। अपने यहाँ से रिक्रूटमेंट कॉलेज में होते थे, इंदौर के कॉलेज में कंपनीज लेके जाते हैं DR1 प्रोफाइल के लिए 3-3.5 लाख के पैकेज पर। तो डेटा पंचिंग, अब वो डेटा पंचिंग का काम ही नहीं बचा। ठीक है, ऑनलाइन तो हो गया, लेकिन बहुत इजीली हो गया, आप डेटा आराम से फेच कर सकते हो। तो वो वाले जॉब रोल चले गए। अब कोई बच्चे ने, अगर कोई इंदौर के किसी कॉलेज का वो बच्चा है सपोज करो, अगर उसने वो प्रोफाइल पे ज्वाइन कर रखा था, तो डेफिनेटली उसको जॉब जॉब उसके जॉब तो जानी है ना। और मैंने आप लोगों को काफी दिन पहले जब मैं एक्सेल स्टार्ट कर रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पहले फिन ऑप्शंस में 10 जॉब रोल्स आते थे। तो 10वां जॉब रोल किसका होता था? 10वां या 9 नंबर का, जो बच्चा कहीं नहीं हो पा रहा है प्लेसमेंट, उसका कब कहीं पे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो 9वें 10वें जॉब रोल में क्या होता था, प्लेस आता था। तो फाइनेंस का बहुत सब प्रोफाइल होता था, सबसे सब प्रोफाइल होता था। तो बच्चा उसमें क्या हो जाता था, प्लेस हो जाता था। तो उसका एटलीस्ट काम तो चालू हो जाता था। लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमको जो टॉप प्रोफाइल होते हैं ना, जो टॉप 5 प्रोफाइल होते थे, इक्विटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव सेटलमेंट्स, फंड अकाउंटिंग, उससे related जो बड़े प्रोफाइल्स होते थे, हमको उन प्रोफाइल्स पे काम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहले क्या था कि पहले ठीक है, अब कहीं नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट हम ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं पे तो बच्चा प्लेस हो ही जाता था। अब थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो नहीं कर पा रहा उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, तो उसको क्विट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये रियलिटी है। ऐसा है, तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका यूज करके हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाल सकते हो उस पर फोकस करना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे टूल्स देख लिए हैं, मेरे जहाँ तक जितना मैं समझ सकता था, जान सकता था, मैंने बहुत सारे टूल्स को एनालाइज किया। मैं अभी कल जो वीडियो लगा था उसके अंदर डाला, अल्फा सेंस है, फिनचेट जियो है, फिनचेट आईओ है, और नोशन एआई करके है। ठीक है, और भी टूल्स हैं। बहुत से टूल्स तो ऐसे हैं जो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, और जो पॉकेट फ्रेंडली टूल्स हैं, वो कुछ दिन के फिर ट्रायल पे हैं, फिर उसके बाद वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेंगे आपके। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी डाउट है अपने को, जो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये सेम इन्फॉर्मेशन तो पहले स्क्रीनर और बाकी सॉफ्टवेयर से ही मिल जाती थी, लेकिन वो करेक्ट थोड़ी है, एक्यूरेसी नहीं है उनमें जितनी अब। तो इसलिए हम लोगों को इतना टेंशन करने वाली बात नहीं है, अपने स्किल सेट पे फोकस करो। ठीक है, और एआई पे इतना, एआई का यूज करो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। इन लोगों ने कल बताया ना, आप लोग को फिनचेट आईओ को यूज कर लेना आप लोग। वो अच्छा टूल दिखा मुझको, जिसके अंदर आपको कॉन कॉल्स और रिपोर्ट सब एक जगह पे अवेलेबल है, तो आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो यूज कर सकते हो। वो मैंने यूज करके देखा है, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, पिंचर टाइप होकर। बाकी के तो मुझे इतने कोई लगे नहीं ढंग से सॉफ्टवेयर कि इनका अभी यूज कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं। हाँ, पावर बीआई और को पायलट का यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, वो तो यूज करना ही, अपने स्किल सेट का पार्ट बनाना ही हम लोगों को। पावर बीआई का तो मैं वर्कशॉप कर ले लूंगा एक, और को पायलट का भी बता दूंगा कैसे क्या यूज करना, उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, किस तरीके से। सो दो चीज करनी है अपनी। ठीक है। अब बैलेंस शीट का है, तो बैलेंस शीट समझते हैं पहले तो बैलेंस शीट के अंदर क्या बता रहा था मैं आपको, राइट साइड लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपने बैलेंस शीट के अंदर आपने असेट्स को किस तरीके से अलोकेट किया हुआ है। जब कंपनी की आप बैलेंस शीट उठाते हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने किन असेट्स के अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है,
कितना कितना इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है कंपनी ने। अब जैसे मान लो कुछ एक कंपनी है जिसके अंदर लेट्स से उसकी ऑलमोस्ट जितनी भी एसेट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेज पे है, मतलब उनके फिगर्स अब ऐसा दिख रहा है कि अब इसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है, मतलब सब डेप्रिशिएट हो चुके हैं,